हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का अध्ययन पाठशाला एकेडमी पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल का एक सेल ऑर्गेनेल्स है, कोशिका अंग है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किया था? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर साहब ने किए थे। ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं, कोलिकर साहब की है। 1880 ईस्वी में कोलिकर साहब ने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। कोलिकर साहब का पूरा नाम एल्बर्ट वान कोलिकर साहब है, इनका पूरा नाम। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के हिस्ट्री के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया का इतिहास। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले 1890 के दशक में खोजा गया था। माइटोकॉन्ड्रिया वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द 1819। इनका नाम ग्रीक शब्द माइटोज और कॉन्ड्रिया से लिया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसका शब्द, इनका नाम ग्रीक शब्द से लिया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोज प्लस कॉन्ड्रिया से लिया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक माइटोज और एक कॉन्ड्रिया, दो शब्दों से मिलकर बना है। माइटोज का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रैन्यूल। और माइटोज का मतलब थ्रेड का अर्थ होता है पतली और लंबी संरचनाओं के लिए जाना जाता है कोशिकाओं में। और कॉन्ड्रिया जो होता है, कॉन्ड्रिया ग्रैन्यूल का मतलब कोशिका में उपस्थित सूक्ष्म कणों या दानोदार के लिए उपयोग किया जाता है। बात करते हैं कोशिका विज्ञान में महत्वपूर्ण, सेल बायोलॉजी के लिए महत्वपूर्ण होता है। आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के यूकैरियोटिक अंग होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो ही बताया था आपको। माइटोकॉन्ड्रिया आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल के लिए जाना जाता है। ये ऊर्जा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दे प्ले इन द क्रूशियल रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहरी लेयर होती है चिकनी होती है, परमिएबिलिटी होती है, चिकनीदार होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज द स्मूथ एंड परमिएबल। आंतरिक झिल्ली में क्रिस्टी होती है, जो इनकी इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें क्रिस्टी प्रेजेंट होता है। द इनर मेम्ब्रेन हैज फोल्ड सेल क्रिस्टी में या इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टी प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। जो मैट्रिक्स होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उपस्थित होता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो है बाहरी लेयर है। बाहरी लेयर मतलब आउटर मेम्ब्रेन इसे बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं संरचना को, इसे बोलते हैं इनर लेयर। इनर लेयर के अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, यहाँ पे मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। इसी के अंदर क्रिस्टी भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया, एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन मुख्य रूप से सेलुलर श्वसन द्वारा होता है, मतलब सेल रिस्पायरेशन के द्वारा होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पादन होता है वह सेल रिस्पायरेशन के द्वारा होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन के द्वारा होता है। एनर्जी प्रोडक्शन इन माइटोकॉन्ड्रिया अकर्स प्राइमरीली थ्रू सेलुलर रिस्पायरेशन के द्वारा होता है। एटीपी उत्पादन के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला होती है। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ सेलुलर रिस्पायरेशन की एक श्रृंखला बनी है। ऊर्जा कैसे यहाँ से यहाँ तक उत्पादन ट्रांसफर होते हुए जा रही है। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, आप इसको जान लीजिए, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। ऑक्सीजन ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ऑक्सीजन जो होता है वह ऊर्जा के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। जैसे अगर माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा उत्पादन करना है तो उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस सेलुलर रिस्पायरेशन का एक डायग्राम मैं लिया हूँ, यहाँ पर आप समझ जाएंगे। ये देख पा रहे हैं लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा से एनर्जी यहाँ से क्लोरोप्लास्ट में जा रही है। क्लोरोप्लास्ट से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो रही है।
फोटोसिंथेसिस की क्रिया होते हुए यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस C6H12O6 ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज से यह माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया से यहाँ पर देख पा रहे हैं सेलुलर रिस्पायरेशन की क्रिया हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मिलकर यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में ट्रांसफ़र हो रहा है। इसी क्रिया को सेलुलर रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। केमिकल एनर्जी ATP, ये आप देख रहे हैं केमिकल एनर्जी ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस, यह प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होती है। दिस प्रोसेस अकर इन द साइटोप्लाज्म, ग्लूकोज में पारुवेट में तोड़ता है, जो ग्लूकोज होता है उसको पारुवेट में तोड़ता है। इट ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज इनटू द पारुवेट। ATP और NADH का उत्पादन करता है। ATP का फुल फॉर्म अभी आपको बताया था, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। NADH का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोजन। इसका फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। इसका पूरा फुल फॉर्म है। इसे आप सब याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है यूपी बोर्ड के। नेक्स्ट बात करते हैं क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र, साइट्रिक एसिड चक्र। क्रेब्स साइकिल साइट्रिक एसिड, यह आप देख पा रहे हैं, यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। अब मैट्रिक्स कहाँ उपस्थित होती है, आपको बताया था जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर लेयर होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर लेयर देख पा रहे हैं आप, ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर लेयर होती है। इसे इनर लेयर बोलते हैं, इसे आउटर लेयर बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पर मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है, मैट्रिक्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। दिस प्रोसेस अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। ATP NADH या फिर DH2 का उत्पादन करता है। जो मैट्रिक्स होता है वह ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन का उत्पादन करता है, या फिर DH2 का उत्पादन करता है। या फिर DH2 का फुल फॉर्म आप सब जान लीजिए, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड रेड्यूस्ड। यह मतलब जो होता है रेड्यूस्ड करने का काम करता है। ये तीनों फुल फॉर्म आप सब याद कर लीजिए, एकदम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इट इज़ द क्रूशियल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, क्रेब्स साइकिल, साइट्रिक एंड एसिडिक साइकिल। उसका साइकिल है किस प्रकार से ऊर्जा का उत्पादन करता है यहाँ पर, या फिर DH का या NADH का ATP का निर्माण किस प्रकार से होता है। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर होती है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली पर होती है, जो इनर मेम्ब्रेन होता है वहाँ पर यह प्रक्रिया पूर्ण होती है। NADH और या फिर DH2 से इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण होता है। जो NADH होता है और या फिर DH होता है, यह देख पा रहे होंगे यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्याग कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को त्याग करके यहाँ पर स्थानांतर करके नया बना रहे हैं। ATP का निर्माण होता है, यहाँ पर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। ATP इज ए जनरेटेड इन द प्रोसेस। ATP ऊर्जा मुद्रा क्या है, ATP कोशिका के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ATP इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेल। ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है, जो ऊर्जा होता है वह आवश्यकताओं को पूरा करता है। ATP मांसपेशियों के संकुचन में मदद करता है। इट हेल्प्स इन द मसल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, सहायता प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका क्या है, रोल ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। यह कोशिका के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करने में मदद करता है, मतलब उपापचय की जो क्रिया होती है उसमें यह मदद करने की क्रिया करती है। द हेल्प ऑफ रेगुलेट द सेल ऑफ मेटाबॉलिज्म
की प्रक्रिया में हेल्प करता है। एपोप्टोसिस में भूमिका निभाता है। दे प्ले ए रोल ऑफ द एपोप्टोसिस प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल जो होता है वह खत्म हो जाता है। कोशिका के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। जो सेल होता है उसके लिए यह बेनिफिट होता है। दे आर एसेंशियल फॉर सेल हेल्थ। यहाँ पर आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर ये आउटर लेयर हो गया। आउटर मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। ये आप देख पा रहे हैं इनर मेम्ब्रेन, इसे इनर मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। अब अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैट्रिक्स प्रेजेंट है, यहाँ डीएनए प्रेजेंट है, यहाँ पर क्रिस्टी भी और राइबोसोम भी प्रेजेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। माइटोकॉन्ड्रिया के प्रकार एवं उनके कार्य। टाइप्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड देयर फंक्शन। जो लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वह ऊर्जा उत्पादन करने में हेल्प करते हैं। लॉन्ग माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, और जो स्मॉल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वह तेजी से विभाजन करते हैं। शॉर्ट माइटोकॉन्ड्रिया रैपिड डिवीजन, तेजी से विभाजन करने की प्रक्रिया करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन। डिवीजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया खुद को विभाजन कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह स्वयं को विभाजन कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रियन कैन डिवाइड देमसेल्व्स। यह विभाजन कोशिका के ऊर्जा आवश्यकता के अनुसार होता है। यह विभाजन जो होता है कोशिका अपने ऊर्जा की आवश्यकता के अनुसार कर लेता है। दिस डिवीजन अकर्स अकॉर्डिंग टू द सेल्स एनर्जी नीड्स। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रियल स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। दिस प्रोसेस इज क्रूशियल फॉर माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ, के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रियल में अपना का खुद डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसका खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रियल हैव देयर ओन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, यह डीएनए मतलब इसको जो डीएनए होता है इसको पूर्व से ही मिला रहता है, विरासत से मिलता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिस डीएनए इज इनहेरिटेड मैटरनली एंड इज क्रूशियल फॉर द फंक्शन, के लिए काम आता है। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन। केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल क्या होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रोटीन लगभग 60 से 65% माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित रहता है। 60 से 65% प्रोटीन। फास्फोलिपिड जो होता है यह लगभग 25% होता है। फास्फोलिपिड लगभग 25%। आरएनए लगभग 0.5%। 0.5% की मात्रा होती है, और डीएनए इसमें सूक्ष्म मात्रा में होता है। जो केमिकल कंपोजिशन माइटोकॉन्ड्रिया का होता है इसमें डीएनए का सूक्ष्म मात्रा में काम होता है, ना के बराबर समझ लीजिए आप। आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की आकार और शेप के बारे में। शेप एंड साइज के बारे में अध्ययन करते हैं। आकार के बारे में यहाँ आप देख लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार लगभग 0.5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर के बीच होता है। जो इनका आकार होता है 0.5 से लेकर 10 माइक्रोन मीटर तक के बीच होता है। आगे बात करते हैं आकार एवं शेप के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है वह अंडाकार, ओवल होता है, या सिलिंड्रिकल आकार का होता है। आवश्यकता पड़ने पर माइटोकॉन्ड्रिया अपना जो आकार है वो बदल सकते हैं कोशिका में। आगे बात करते हैं संरचना, स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया में एक बाहरी झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली होती है, जिसमें आंतरिक झिल्ली पर क्रिस्टी होती है और जो ऊर्जा उत्पादन के लिए क्षेत्रफल बढ़ाती है। आप इसे समझ लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक बाहरी झिल्ली उपस्थित होती है, मतलब जिसे आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और एक आंतरिक होती है जिसे इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसमें आंतरिक झिल्ली पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्रिस्टी प्रेजेंट होता है, जो ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्रफल को बढ़ाती है। मतलब क्रिस्टी का क्या काम होता है, वह जो ऊर्जा उत्पादन करता है उनके क्षेत्रफल को, एरिया को बढ़ाने का काम करता है क्रिस्टी।
आगे बात करते हैं। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कुछ विचार या कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।